हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड, जिसमें मैंने आपको सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, कोई साइक्लिक फॉर्म नहीं पढ़ाई थी। और जो लीनियर चेन जो मैंने स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाए थे, इन सारे जो भी मैंने ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको लीनियर चेन पढ़ाए थे, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, इन सबको क्या बोलते हैं, जो हमने ये रिप्रेजेंटेशन का लिया है, इसको इन सबको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो मॉलिक्यूल जो भी स्ट्रक्चर है वो हम स्ट्रेट चेन बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन पढ़ते हैं। अब आज जो हमें पढ़ना है इसी के फर्दर कंटिन्यूएशन पढ़ रहे हैं, इसी का कंटिन्यूएशन है। जो हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स पढ़े थे मोनोसैकेराइड्स के, उसी का कंटिन्यूएशन है। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो कि कैसे स्ट्रेट चेन से कैसे साइक्लिक फॉर्म बनी, स्ट्रेट चेन से कैसे साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हुए स्ट्रक्चर्स, या बोल सकते हो कैसे फिशर प्रोजेक्शन से कैसे कन्वर्ट हुए ये हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। अब ये नए नए शब्द जो आए हैं, फिशर प्रोजेक्शन, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन, ये होते क्या हैं? बेसिकली जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है उसी को बोलते हैं, उसी को जो रिप्रेजेंट करते हैं उस वे को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। और जो साइक्लिक फॉर्म होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे आया, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम जनरल इक्वेशन है वो हम लिखते हैं सबसे पहले कि ROH क्या है, अल्कोहल है। ये अल्कोहल है। ये जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। ये एक एल्डिहाइड है। तो ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी क्लास 12 के जो चैप्टर था हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वहाँ पढ़ते हैं जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इनकी, तब हम पढ़ते हैं कि अल्कोहल जब एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CHOH, R1 यहाँ आ जाएगा और ये पहुँच जाएगा OR, क्योंकि अल्कोहल टूटता है इसमें ऐसे टूटता है, तो OH यहाँ आ जाता है इसका, और OR इस सेंटर यहाँ कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है यहाँ पे, तो अटैक करता है, तो ये बन जाता है हेमी एसिटल। इसी तरीके से अगर हम यहाँ कीटोन लेते हैं, R1CO R2 कीटोन लेते हैं, ये हो गया कीटोन, तो क्या बनेगा, हेमी कीटोन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, ये दोनों डायरेक्शन में इक्वली जा सकती हैं। तो इसमें क्या बनता है, यहाँ कुछ नहीं H की जगह बस R2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कीटोन है। OH हो जाएगा, ये हो जाएगा OR हो जाएगा, ये सिंपल वही सेम कॉन्सेप्ट है। ये हो गया हेमी कीटल, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैं आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वो साइक्लिक फॉर्म जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा ये कैसे बने, बट मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ। जो साइक्लिक फॉर्म्स हैं उनमें आपको दो पढ़नी है बेसिकली। पहली पढ़नी है पायरानोस फॉर्म, दूसरी पढ़नी है फ्यूरानोस फॉर्म। तो पायरानोस फॉर्म बेसिकली प्रेजेंट किस में होती है, ग्लूकोज में। जो हम सिंपल जो बेसिक एग्जांपल लेते हैं, आगे गैलेक्टोज में भी पायरानोज ही होता है हालांकि, और यहाँ होता है फ्रक्टोज में होती है पायरानोस फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पायरन रिंग ये होती है, यहाँ ऑक्सीजन होगा आपका, ये पायरन रिंग होगी। फ्यूरिन रिंग कैसी होती है, ये ऐसी होती है, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल शेप होती है, ये आपका पेंटागोनल शेप होता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, फ्यूरिन, ये है पायरन रिंग, ठीक है। ये आपकी फ्यूरिन रिंग पाएंगे, इनको हम इस तरह से बोलते हैं पायरन रिंग और फ्यूरिन रिंग। इन्हीं के बेसिस पे जो हम आगे चल के वो पढ़ेंगे, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का या उसका फ्रक्टोज या कोई भी कार्बोहाइड्रेट का। जैसे अब मैंने आपका इससे पहले वाले लेक्चर में आपको ये सब बताया था, जिसने अटेंड किया उसको पता होगा कि इस तरह से था ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, C5 6, ठीक है। OH, थर्ड OH सिर्फ राइट साइड था और सारे OH, थर्ड OH लेफ्ट साइड था और सारे OH राइट साइड थे। ये हो गया CH2OH, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब यहाँ क्या होता है कि जो आपका फिफ्थ कार्बन है, वो इस तरह से कुछ साइक्लिक कंटिन्यूएशन में जाता है, तब यहाँ आपकी तब आपका बनता है यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह से। देखिए कि ये ऑक्सीजन आ गया, ये आ गया इस तरह से, ठीक है। तो फिर यहाँ ये डबल बॉन्ड O वाला ये सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, और फिर ये बन जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से आ जाएगा। OH फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन का OH, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट साइड था ना, तो ये ऊपर चला जाएगा OH, फोर्थ कार्बन का OH, फिफ्थ कार्बन पे CH2OH, सिक्स कार्बन ये रहा, और जो बची वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये हो गया आपका, क्या बना, ये आपका ग्लूकोपायरानोज, इसको हम बोलेंगे
ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है। और ये क्या है, अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। अल्फा क्यों आया, अल्फा वर्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो ओ एच है वो नीचे साइड है। जब भी आपका ओ एच नीचे होगा, लोअर साइड होगा जब भी आपका ओ एच, तब वहाँ टर्म आएगा अल्फा। इसी को हम अगर बीटा के फॉर्म में लिखना चाहो कैसे कैसे लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। बहुत इजी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं होते। ओ एच ऊपर कर दो, एच ओ एच एच, थर्ड का तो एच ऊपर ही है, एच ओ एच CH2OH एच एच। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपकी ये ऊपर है, ओ एच यहाँ आपका ऊपर आ गया, तो ये हो गया बीटा। तो इसका नाम क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, पाइरानोज। जो ये डी आया, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आता है। ये आता है जनरली, जो ग्लूकोज होता है वो राइट हैंड साइड, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है। जब इसको प्लेन पोलर लाइट से पास किया जाता है तब ये राइट साइड रोटेट होता है, इसलिए आया डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो यहाँ आपको ये क्लियर होनी चाहिए। तो वैसे स्मॉल डी स्मॉल एल यूज़ करते हैं उसके लिए, डी होता है राइट साइड, मतलब जो आप जो भी आपका देखते हो कि अगर आपका ओ एच लास्ट ओ एच राइट साइड है तो ये डी होता है जनरली, तो इसलिए डी यूज़ होगा। लेफ्ट साइड है तो कैपिटल एल यूज़ होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया था ग्लूकोज का। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे किसका, फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का भी आपने जो लीनियर चेन स्ट्रक्चर पढ़ाई होगा आपने। फ्रक्टोज का ऐसा होता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COH, 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 CH2OH, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से आपका होता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। इसको भी इसी में ऐसी मॉडिफिकेशन, इस तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं, तो ये बनाता है फ्यूरेंडिंग टाइप की बनाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप से होता है इसका, OH, CH2OH, OH, इसका ये देखिए इस तरह से आता है। ये OH इधर है तो ये ऊपर हो गया, क्योंकि ये 1 2 थर्ड कार्बन है ना, और यहाँ भी 1 2 3 कार्बन लेफ्ट साइड ना OH, तो यहाँ भी ऊपर जाएगा ये OH, ठीक है। देन सब नॉर्मल हो जाएगा, देन CH2OH हो जाएगा ये, देन H हो जाएगी, HH बैलेंस सेटिस्फाई करेंगे। बीटा, क्योंकि यहाँ OH ऊपर है, मैंने आपको बताया जब भी OH ऊपर होगा तो इसको बीटा यूज़ करेंगे। बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाली हम फ्यूरेन रिंग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए फ्यूरेनोज आ रहा है, फ्यूरेनोज, ठीक है। इसी तरीके से हम अल्फ़ा का बनाएंगे, अल्फ़ा का ही बन जाएगा। अल्फ़ा किस तरह से बनेगा, ये फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज हो गया, इसका CH2OH ऊपर कर दो, OH इधर कर दो, ये OH आ गया, ये OH आ गया, CH2OH आ गया, ये H आ गया। तो यहाँ पे क्या है, ये नीचे है तो ये हो गया अल्फ़ा। इसका नाम क्या होगा, अल्फ़ा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। हम देख रहे हैं पेंटोज शुगर, पेंटोज मोनोसैकेराइड, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो पेंटोज में हमें 2 पढ़ने हैं, एक राइबोज, एक डीऑक्सीराइबोज। दोनों का मैं लीनियर चेन स्ट्रक्चर ऑलरेडी, मतलब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ में सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूँगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों क्या है, फॉर एग्जाम्पल पहले देखेंगे राइबोज का। राइबोज में भैया हमें 2 पढ़ने हैं, इसमें भी हम 2 पढ़ेंगे, राइबोज में इनमें भी 2 पढ़ेंगे, वही अल्फ़ा बीटा, वही OH ग्रुप की पोजीशनिंग कहाँ है उसी के बेस पे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं राइबोज का स्ट्रक्चर। राइबोज में क्या होता है, वही मतलब OH प्रेजेंट होता है, उसमें डीऑक्सीराइबोज में इतना डिफरेंस होता है कि सेकंड पोजीशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, OH, यहाँ कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, सारे OH सेम ओरिएंटेशन में, CH2OH, H हाइड्रोजन वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा बच्चे भी, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे OH नीचे प्रेजेंट है, तो ये हो गया अल्फ़ा। तो इसका नाम क्या है, अल्फ़ा डी राइबोफ्यूरेनोज। अब मैंने आपको बताया था कि फ्यूरेन रिंग और में भी होती है, बेसिक इसमें होती है, फ्रक्टोज में होती है, लेकिन राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में भी फ्यूरेन रिंग होती है, कि 5 कार्बन का पेंटोज शुगर है ये, इस वजह से, ठीक है। और इसका बीटा वाला बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं, बीटा वाले में कुछ नहीं, OH ऊपर पहुँचा दो, OH H OH OH CH2OH H, ये हो गया आपका बीटा डी फ्यूरेनोज, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डीऑक्सीराइबोज, इसका स्ट्रक्चर। डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या होता है कि सेकंड कार्बन से हमने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा,
ये हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर। अल्फा वाला पहले बनाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन रहेगा सिंपल, OH CH2OH, बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा D2 डीऑक्सी। पोजीशनिंग भी बता दी है कि सेकंड पोजीशन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की शुगर है, तो सेकंड पोजीशन में वहाँ से ऑक्सीजन नहीं है, यानी 2 डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये अल्फा था। अब बीटा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, OH ऊपर कर देते हैं, H नीचे कर देते हैं। यहाँ भी सेकंड पोजीशन में तो कुछ है ही नहीं, OH ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो OH ये आ गया, H ये आ गया, H ये आ गया, CH2OH ये आ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ OH ऊपर है तो ये होगा बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस। तो ये हमारे पेंटोज शुगर है। जितनी भी आपकी पेंटोज शुगर्स हैं, पेंटोज शुगर्स भी आपकी राइबोजिस हैं, जितनी राइबोज शुगर्स हैं आपकी, इनमें क्या होता है, बीटा फॉर्म जो होती है वही एग्जिस्ट करती है मोस्टली, जो बीटा फॉर्म होती है वही मोस्टली एग्जिस्ट करती है। और ये इसीलिए बोलते हैं जो पेंटोज शुगर्स होती हैं इनमें बीटा फॉर्म ज़्यादा अबंडेंट होती है, मतलब बीटा फॉर्म की कंसंट्रेशन में ज़्यादा होती है, तो बीटा फॉर्म यहाँ मोर अबंडेंट होती है, मोर कॉमन होती है। सो अभी तक हमने इतना पढ़ लिया सारे मोनोसेक्राइड्स के, हमने जितना भी मोनोसेक्राइड हमारे सिलेबस में है उन सब के हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं। अब हम डाइसेक्राइड्स की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में भी हमें एक टॉपिक और कवर करना है जिसका कि नाम है म्यूटा रोटेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, इस तरह से पढ़ते हैं वैसे हम। म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज जो हमारे सिलेबस में दिया है, हम पढ़ेंगे म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो म्यूटा रोटेशन सेम थिंग है। म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपका म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें डेफिनेशन भी इसकी, ये डेफिनेशन फॉर्म में भी आ जाता है और ये आपको शॉर्ट नोट फॉर्म में भी आ जाता है। तो मैं जितना बता रहा हूँ आप अगर उतना लिख देंगे तो आपके मार्क्स, अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये फिनोमेना होता क्या है। ये क्या फिनोमेना होता है, कोई भी एक बीकर लिया, उसमें हमने क्या किया कि आइदर अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा। अभी मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं इसकी बाद में डेफिनेशन भी लिखूंगा इसकी अच्छे से, अभी समझ लो पहले। तो अल्फा या बीटा, कोई भी हमने एक आइसोमर अल्फा या बीटा हमने डिसॉल्व किया किसमें, वाटर में। ये इसमें वाटर है आपका। तो जब भी हमने अल्फा और जो भी बीटा आइसोमर है इनको हमने डिसॉल्व किसमें किया, इनको हमने डिसॉल्व किया किसमें, वाटर में डिसॉल्व किया, तब क्या होगा, इनका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा, ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होगा इनका, स्लोली चेंजेस करेगा, स्लोली चेंज होगा इनका ऑप्टिकल रोटेशन टिल एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड एट कितना एंगल होगा, 52.7 डिग्री। जब आप अल्फा या बीटा, आइदर अल्फा और आइदर बीटा आइसोमर को आप डिसॉल्व करेंगे किसमें, वाटर में, तब जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन है वो चेंज होगा स्लोली, कब तक, टिल एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। और वो इक्विलिब्रियम कब, कितने पर रीच होगा, कितने ऑप्टिकल रोटेशन पे रीच होगा, 52.7 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या बोल सकते हैं, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं, दिस फिनोमिनन is known as म्यूटा रोटेशन। इसमें क्या होता है, जो आपका अल्फा आइसोमर होता है वो 36.4% मिलता है, और जो बीटा आइसोमर होता है वो कितना मिलता है, 63.6%। एक चीज़ और यहाँ नोट कर लो कि म्यूटा रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है म्यूटा रोटेशन का, वो किसने दिया था, ये दिया था बाई ड्यूब्रॉन फोर्ट ने दिया था आपका इन 1846 में। ये साइंटिस्ट इन्होंने दिया था ये म्यूटा रोटेशन का कॉन्सेप्ट। अब आप लिखना चाहो तो एक बार लिख लो इस डेफिनेशन को, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। व्हेन आइदर अल्फा और बीटा आइसोमर is dissolved in water, the optical rotation changes slowly till an equilibrium is reached at plus 52.7 degree. This phenomenon is known as म्यूटा रोटेशन। ओके, सो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा छोटा सा।
तो थैंक यू, यहाँ तक अब आज हमने यहाँ तक पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे दो मोनोसैकेराइड कंबाइन करके एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे माल्टोज बनता है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्ट होते हैं और एक माल्टोज मॉलिक्यूल के एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डाइसैकेराइड्स की जितने भी साइक्लिक स्ट्रक्चर जितने हैवर्स प्रोजेक्शन है, जितनी भी उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सारे हम डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स के। देन फर्दर उसके कंटिन्यूएशन में हम पढ़ेंगे। अब आप एक चीज़ देख लीजिए कि अभी तक हमने क्या क्या जो आपकी यूनिट 1 की क्या क्या टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं, वो आप देख लीजिए। आप आज जो मैंने आपको एक वीडियो में आपको सिलेबस बताया है, मतलब सब टॉपिक्स बताए हैं यूनिट 1 के, उनमें से हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं अभी, वो आप देख लीजिए एक बार। हाँ, तो आप देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट करा दिया है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी लास्ट वीडियो में आपको स्ट्रक्चर मोनोसैकेराइड्स के बताए थे जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स थे, और ये एल्डोज और कीटोज के एम्फेसाइज करके, मतलब एल्डोज जैसे ग्लूकोज, कीटोज या फ्रक्टोज, तो इनको भी मैंने आपको बताया था। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में आपको 4 पॉइंट वो मैं एंड में लिखा दूंगा, आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको एज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपको वो लिखा दूंगा बाद में। तो अभी हम यही पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर वाला पार्ट, जिसमें हमने मोनोसैकेराइड्स की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर सारे पढ़ लिए हैं, और आज हमने सारे उसके साइक्लिक फॉर्म भी पढ़ लिए, यानी कि हैवर्स प्रोजेक्शन भी हमने पूरा पढ़ लिया है आज इसका, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स के लिए सिर्फ कायरल सेंटर में आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, प्लेन पोलराइज लाइट से मैंने बताया थोड़ा सा, बट उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और कवर करूँगा डिटेल में। फिशर नॉमेनक्लेचर में बता चुका हूँ आपको किस तरह से डी और एल किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं। हैवर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैंने आज ही बताया आपको, साइक्लिक फॉर्म जैसे साइक्लिक फॉर्म किस तरह से मोनोसैकेराइड्स को साइक्लिक स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। म्यूटर रोटेशन अभी मैंने आपको बताया, म्यूटर रोटेशन कॉन्सेप्ट। तो अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा डाइसैकेराइड्स के जितने भी, यही स्ट्रक्चर वाला पार्ट कंटिन्यू करूंगा, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा डाइसैकेराइड्स के साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर्स। देन मैं फर्दर यही सारे पॉइंट्स इस यूनिट में कंप्लीट करूंगा। तो इस तरह से आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगी। थैंक यू।